अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइंड द वर्ड। गाइस, आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। तो गाइस, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे अली के ऊपर उसके घर वालों की सारी असलियात खुल जाती हैं और कैसे अली बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होता है और शफा खातून उसे कह देती है कि वो अपना खाए, अपना पकाए और अपने ही पोर्शन में ऊपर रहे। तो गाइज़, आप लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट ये हर घर की स्टोरी है। तो हम देखते हैं कि अब इस नए एपिसोड में क्या होता है। तो गाइज़, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। अगर नौकरी नहीं मिली तो नौबत फाकों तक आ सकती है। परसों पहला रोज़ा है, वैसे भी उसके पास हर सवाल का जवाब था। इफ्तार तक करवाने की हैसियत नहीं रखता अब तुम्हारा शोहर। तुम समझ क्यों नहीं रही हो नूर, मुझ पर चीखो चिल्लाओ तो मत, मलामत करो मुझे। वाकई में तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। सारी ज़िंदगी मैंने इन लोगों के पीछे खुद को ख्वार किया। जब तुम्हारा वक्त आया तो क्या दे रहा हूँ मैं तुम्हें। इसके दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। अल्लाह भूखे पेट उठाता ज़रूर है, सुलाता नहीं है, ये उसकी शान है। मैं भला क्यों आप पर चीखूँ। मैं कम पढ़ी लिखी ज़रूर हूँ मगर जाहिल नहीं। क्यों मलामत करूँ मैं आपको, मुझे आप पर फ़ख्र है। मैं जानती हूँ मेरा शौहर हर मुमकिन कोशिश करेगा मगर मुझे भूखा नहीं सोने देगा। ये मेरा यकीन है आप पर। अगर कभी अली ने कुछ कहना चाहा मगर उसे नूर ने उसे रोक दिया। अगर कभी सोना पड़ा तो इसमें मेरे अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। वो पाक परवरदिगार देकर भी आजमाता है और लेकर भी। वो जानती थी अली क्या बोलने वाला था, इसलिए उसकी बात सुने बगैर ही जवाब दे दिया। और मैं तुम्हारा ये यकीन कभी नहीं टूटने दूंगा, कभी भी नहीं। मेरा वादा है तुमसे नूर हयात, नूर अली। बस इस तरह मेरी हिम्मत बनी रहना। मैं बहुत जल्द तुम्हारी हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। और आज जो यकीन तुमने मुझे थमाया है ना, ये मुझे कभी थकने नहीं देगा। ये यकीन तो मुझे हिम्मत देगा। उसने अपने चेहरे पर धरे नूर के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर एक नए अज़्म के साथ कहा, आपका साथ सबसे बड़ी खुशी है, बाकी चीज़ें बेमानी हैं। जब तक ये मेरे साथ है मैं भी कभी नहीं थक सकती। आजमाइश है, हमारा पूरा उतरना है। सब ठीक हो जाएगा, मैं यकीन दिलाता हूँ तुम्हें। मैं हमेशा साथ रहूँगी, ये वक्त साबित करेगा। उसने बर्जिस्ता कहा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये। कुछ दिन निकल जाएंगे, जब तक इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। अल्लाह पर भरोसा रखें। इसने रसाद से कहा, तुम्हारे पास कैसे आए, मतलब मैंने तो आज तक तुम्हें पैसे लिए भी पैसे दिए नहीं, ना कभी तुमने मांगे। वो शर्मिंदा होकर बोली, तो मुझे कब से आपसे मांगने की ज़रूरत पड़ गई। एक तरह से ना मैंने चोरी की है। आपकी पैंटों, शर्टों, शलवारों, कमीज़ों, ट्राउज़र सीधे करते वक्त जेब में से 100, 50, 10, 20 ऐसे मुझे रोज़ ही मिलते थे, तो मैंने उन्हें जमा करना शुरू कर दिया। उसने हंसकर बताया, चोरनी। अली ने उसकी नाक दबाकर कहा, अभी चलते हैं, सामान वगैरह लेकर आ जाते हैं। अली ने खड़े होकर कहा, आप बाइक चला लेंगे। हाँ, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ यार, मेरा हाथ। आप बाइक निकालें जाकर, मैं बुर्का पहन कर आई। उसने अलमारी खोलते हुए कहा, ये दवाइयाँ कहाँ लेकर जा रहे हैं आप। इसने अली को सारी दवाइयाँ शॉपर्स में डालते देखकर पूछा, तुम बुर्का पहनकर नीचे आ जाना, मज़ीद मुझसे सवालात मत करो नूर। उसने बहुत नरमी से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। वो भी जल्दी जल्दी बुर्का पहनने लगी। दानियाल, इसने सहन में खड़े होकर आवाज़ लगाई। हाँ, क्या हुआ। इसके बात करने का अंदाज़ ही बिल्कुल बदला हुआ था। ये लो मेरी वो दवाइयाँ जो तुम्हारे पैसों से आई थी, अब मज़ीद तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। अली ने थैली इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरे किस काम की, ये आप अपने पास ही रखें। उसका अंदाज़ मज़ीका उड़ाता था जिस पर अली को तप चढ़ गई। तो मेरे भी किसी काम की नहीं है। इसे शापर खींचकर सामने किचन की दीवार पर दे मारा, जिस पर दानियाल हैरतज़दा उसे देखता रह गया, क्योंकि अली का यह रूप उसके लिए बिल्कुल नया था। मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, उसने सीढ़ियाँ उतरती नूर से कहा और सरहद से बाहर निकल गया। तकरीबन 1 घंटे बाद इन दोनों की वापसी हुई। दरवाज़ा फराह ने खोला था। भाई, क्या आप दोनों वाकई अलग। इसने अली और नूर के हाथ में पकड़े शॉपर्स देखते हुए पूछा, क्या इतनी जलालत के बाद भी मैं बेगैरतों की तरह चुप बैठा रहूं। अली ने उसकी बात काट कर कहा, ठीक कह रहे हो तुम बेटा,
सुबहान साहब ने गालिबन उनकी बात सुन ली थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे फ़ख्र है तुम पर कि तुमने भले अपने लिए नहीं, कम से कम इस बच्ची के बारे में तो संजीदगी से सोचा, इसकी इज़्ज़त को वाकई अपनी इज़्ज़त समझा। उन्होंने अली का कंधा थपथपा कर कहा, ये कुछ पैसे रख लो। उन्होंने 1000, 500 कई नोट अली की जेब में डालने चाहे। ये क्या कर रहे हैं आप? अबू, मैं आपसे पैसे हरगिज़ नहीं लूँगा। उसने सुबहान साहब का हाथ पकड़कर कहा, बाप हूँ तेरा और ये मेरे पैसे हैं जो तू मुझे दिया करता था अलग से मेरे लिए। आज वही तेरे काम नहीं आए तो इनका क्या फ़ायदा? उन्होंने मतानत से कहा, अबू ये आपके पैसे हैं, मैं नहीं ले सकता, मुझे खुद करने दें। मेरी बीवी के लिए अभी इतना नकारा नहीं हुआ हूँ कि बाप के पैसों पर अपनी बीवी को पालूँ। इसने दो टोक अंदाज में कहा, भाई आप जज्बाती हो रहे हो, तुम यहाँ की टेंशन लेना छोड़ दो बेटा, कम से कम तुम तो अपने घर में खुश रहो। अली ने फ़रा के सर पर हाथ रख कर कहा, भाई मुझे आप मेरे ससुराल ही छोड़ दें, मैं यहाँ नहीं रह सकती, कम से कम दानियाल और इस बंदरिया के साथ बिल्कुल नहीं। फ़रा ने बेजारी से कहा, तुम ऊपर चलो, मैं आकर स्टोर से अंगीठी निकालता हूँ, फिर कोने वाले बावर्ची खाने में भी साफ़ करना है। उसने नूर को ऊपर जाने का कहा, मैं भी ऊपर ही जा रहा हूँ, तुम तैयार होकर आवाज़ दे देना, मैं छोड़ आऊँगा, ठीक है? अली ने हमवार लहजे में बात मुकम्मल की। ठीक है भाई, फ़रा ने आहिस्ता से कहा और अपना सामान लेने अंदर चली गई। कोने वाला बावर्ची खाना तो बहुत ख़राब हो रहा था। अली ने कमरे में आकर अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, आप थक गए होंगे, बस मुझे 1 घंटा दें, मैं खाना बनाती हूँ। कहाँ चली, सीधी शराफत से बैठो, इधर मैं बाहर से लेकर आ रहा हूँ रात का खाना। अली ने उसे बाकायदा उसे बिठाकर कहा और बाइक की चाबी उठाकर निकल गया। अली बात सुने मेरी। शिफा खातून जो शायद सहन में पड़ी तख्त पर बैठी उसी के नीचे उतरने का इंतज़ार कर रही थी। उसे आता देखकर फ़ौरन उसकी तरफ लपकी। वो उनसे फिलफौर कोई बात नहीं करना चाहता था, मगर एहतराम आड़े आ गया। उसने कुछ कहा नहीं, बस सहन के बीच में पहुंचकर रुक गया। इतना बड़ा हो गया कि मैं तुझे डांट भी नहीं सकती। तज़लील और डांट में फ़र्क होता है अम्मा, वो फ़ौरन बोला। भला माँ कभी अपनी औलाद की तज़लील करती है? करवाई है आपने मेरी बेइज्जती अपनी ही दूसरी औलाद से, और इस कल की आई लड़की से। मैं आपकी हर बात को नज़रअंदाज कर देता हूँ अम्मा, ये वाली भी कर देता, मगर आज दानियाल ने जो मुझे कहा उसके बाद मुझसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं होगा जो उसका एक पैसा भी लिया। आप मेरे लिए दुआ करें, बस ये सोच कर कि दानियाल के अलावा भी आपका और बेटा है और वो भी आपसे मोहब्बत करता है। इसने शिफा खातून को खुद से लगाकर उनके माथे का बोसा लिया। मैं समझाऊंगी उसे, वो तुझसे माफ़ी मांगेगा, पर यूँ ना कर। नामुमकिन अम्मा, इंसान गुस्से में ही सच बोलता है और मुझे अच्छे से पता चल गया है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। अब बिल्कुल नहीं गुंजाइश। इसने दो टोक अंदाज में कहा, ये सब खन्नास तेरे दिमाग में बीवी भर रही है, तेरी पता नहीं क्यों लेकर आ गई मैं इसे इस घर में। वो फिर पहले वाले अंदाज में बोला, उसने अपना क्या बिगाड़ा है अम्मा, वो तो किसी को कुछ नहीं कहती, फिर क्यों इतनी नफ़रत उससे? ऐसी लड़की को खूब जानती हूँ मैं, किस किस तरह शोरों को काबू करती हैं। खुद का तो कोई आगे पीछे है नहीं, क्या जाने अपनी हिम्मत, अपनी अपनों की अहमियत। वो नखुवत से बोली, अगर नूर को अपनों की अहमियत नहीं पता तो हम में से किसी को भी नहीं पता। फिर अली ने फ़ौरन कहा, तो उसे छोड़ दे, तलाक देकर रफ़ा कर बेटा, वो हमारे घर में रहने के लायक। आप बोल भी कैसे सकती हैं? ऐसे दो बेटियां की माँ होकर आप मुझे किसी की बेटी के साथ नाइंसाफ़ी की तरगीब दे रही हैं। ये तो आपने हमें कभी नहीं सिखाया था अम्मा। इतना फजूल लफ्ज़ कहा भी कैसे आपने? वो उनकी बात दृष्टि से काट कर कहा, क्योंकि वो वही सारे फसाद की जड़ है। जब से आई है सब कुछ ख़राब हो रहा है। मेरे बेटे को आखिर कर ही दिया ना उसने मुझसे दूर। बेटा तू उसे छोड़ दे मेरे लिए, अपनी माँ के लिए, मैं तेरे लिए इससे भी अच्छी लड़की बस करो कर दे अम्मा, बस इतनी सफाक मत बने, वो भी इंसान है। क्यों छोड़ूं मैं उसे? क्यों? मेरी बीवी नेक है, वफ़ादार है, मेरे घर वालों को अपना समझने वाली है और हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ी है। और जहाँ तक रही बात मुझे आपसे दूर करने की, तो कभी आप अपने रवैये पर गौर कीजिएगा, सब साफ दिखने लगेगा। अली ने उनके हाथों को झटक कर कहा और चला गया। मैं अपना बेटा किसी को छीनने नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं। उनकी आंखों में नफ़रत के शोले धक रहे थे।
कुछ दिन बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका था। इस दिन पाँचवा रोज़ा था। निम्रा यार जाकर देखो दरवाज़े पर कौन है, मुझसे नहीं उठा जा रहा, रोज़े में हूँ। तानिया ने उसे अपने नाखून फाइल करते हुए कहा। दरवाज़ा मतवातर बज रहा था। अजीब अजाब है, पता नहीं कहाँ है ये निम्रा, काम का तो बोलो ही नहीं इसे, इसने झुंझलाकर खड़े होते हुए कहा। आ रही हूँ, तोड़ोगे क्या? उसने तन फन करते हुए दरवाज़ा खोल दिया। सामने अली था, जिसे देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुँचा। अजीब अजाब है भाई, चूल्हा अलग कर लिया है तो इस रास्ते में अलग करो, कहीं काम धाम पर तो जाना नहीं होता, खुद को दूसरों को रोज़ों में ख्वार करते हो, वो बोलती हुई अंदर जाने लगी। अली के माथे पर बल पड़ गए। ऐसा नहीं था कि उसके पास जवाब नहीं था, बल्कि वो औरत के मुंह नहीं लगना चाहता था। मुझसे नहीं होते ये काम, अपनी बीवी करवाएं। अब तो कोई काम भी नहीं करती वो, बस बैठी रहती है ऊपर महारानी। अपनी हद में रहो तानिया, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं जो तुम्हारे दिल में आएगा कहती चली जाओगी। अली से मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ। मुझ पर चिल्लाएं मत, तानिया ने अपनी आवाज़ यकदम तेज़ करते हुए कहा। आराम से बात करो, मैं चीख कर बात नहीं कर रहा तुमसे। इसने तानिया को घरका। आपको तो औरतों से बात करने की भी तमीज़ नहीं है। तौबा, कितनी बुरी तरह चीख रहे हैं मुझ पर। खाला जान, खालू देख लें अपने बेटे को। इसने अली की बात को कतई नज़रअंदाज करते हुए ज़ोर ज़ोर से सबको बुलाना शुरू कर दिया। क्या कर रही हो तुम? अली ने उसे सरजंश किया। देखिए खाला, अली भाई मुझे क्या कह रहे हैं, तुम हो फसादन, घर आते ही सब बेड़ा गर्क कर दिया। इसने दलेरी से उसके सामने झूठ बोला। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कुछ तो खौफ करो, कम से कम रमज़ान का ही एहतराम कर लो, इतना झूठ। आवाज़ सीढ़ियाँ उतरती नूर की थी। बेटा, तुझे यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी, अली कभी औरत से बदतमीज़ी नहीं कर सकता, शिफा खातून ने कतईयत से कहा। गलतफहमी क्या खाला, मैं बहरी नहीं हूँ, भाई ने यही अल्फाज बोले हैं मुझे। इसने फिर धटाई से अपने झूठ को निभाया। अबू ये झूठ बोल रही है, मैं तो ऊपर जा रहा था। इसने उल्टी सीधी बातें शुरू की। वो हैरत ज़दा तानिया को देखकर बोला, जिसकी आंखों में ज़रा भी शर्मिंदगी ना थी, बल्कि मज़ीद अपना झूठ निभा रही थी। मैंने ऊपर खड़ी खिड़की से तुम्हारी और उनकी सारी बातें सुनी हैं, इसलिए मेरे मुंह पर तो झूठ बोलना मत तानिया। नूर का अंदाज़ सबको हैरान कर गया था। तमीज़ से बात कर, शिफा खातून ने उसे लताड़ा। अम्मी, इन्होंने तो इससे कोई बात की ही नहीं, ये तो खुद ही शुरू हो गई थी कि काम धाम पर जाना होता नहीं, दूसरों को रोज़े में ख्वार करते हैं। ये तो इस बात को भी नज़रअंदाज करते हुए आ रहे थे। इसने नरमी से शिफा खातून से कहा। झूठ मत बोलो नूर भाभी, रास्ते अलग हुए हैं, रिश्ते नहीं। बदल गया मेरा तुमसे। नूर ने इसकी बात काट कर कहा। वाह, चूंटी के भी पर निकल आए हैं। शिफा खातून ने मजायका डाल दिया। नहीं बोलती, जो करना है कर लो। तानिया का अंदाज चैलेंज करता था। मैं तो कुछ नहीं करूं, अपने अमालनामा में लिखवाओ मज़ीद गुनाह। नूर ने हाथ पर हाथ बांध कहा। अली पुरसुकून सा खड़ा अब उसे बोलता देख रहा था। उसकी बातों का असर देर से ही सही मगर ज़रूर था नूर पर। एक लफ्ज़ और नहीं, तानिया ने उंगली दिखाकर कहा। चलें, इससे बहस करना बेकार है, उसने अली से कहा, जो एक मुतासब नज़र शिफा खातून पर डालती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। आप नहा लें, पसीने में हो रहे हैं पूरे। इसने अली के हाथ से इसकी टी शर्ट लेते हुए कहा। आज तो तुमने मुझे हैरान कर दिया नूर, उसने तकिया कमर के पीछे बराबर करते हुए कहा। क्यों? वो यकसर ही अनजान बनकर बोली। भाई आखिरकार तुम भी बोली। अली ने फ़ौरन कहा। मुझे झूठ से सख्त नफ़रत है अली, और वो साफ झूठ बोल रही थी। और आप पर अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाएगा तो मैं हरगिज़ भी चुप नहीं रहूँगी। जहाँ आप पर बात आएगी मैं बोलूँगी, उसने मुसम्मम कहा। वैसे लोग कैसे दीदा दलेरी से सामने के सामने झूठ बोल देते हैं, अली ने हैरत से कहा। खौफ खुदा ख़त्म हो गया है लोगों के दिलों में और कुछ नहीं, नूर ने गहरी सांस लेकर कहा। खैर छोड़ें, ये बताएं जॉब मिली? नूर ने नरमी से पूछा। जवाब में उसके चेहरे पर फैलती मायूसी देखकर सब समझ गई। मिल जाएगी, आप मायूस ना हो, नूर ने मतानत से कहा। मैं सोच रहा हूँ कब तक इन बड़ी बड़ी जॉब्स के चक्कर में ख्वार होता रहूँगा, और रमज़ान में तो वैसे भी बहुत मुश्किल से ही रखते हैं नए एम्प्लॉइज़ को। मेरा एक दोस्त है, उसने बताया है कि एक जॉब, मगर वो कहते कहते रुका। मगर क्या? उसने नूर ने रसाना से पूछा। तनख्वाह बहुत कम है, बहुत, और कोई दूसरी जॉब भी नहीं फ़िलहाल। मगर उसने अपना सर दोनों हाथों से दबाते हुए कहा। कितनी है? नूर ने फ़ौरन से उसके हाथ हटाकर खुद सर दबाना शुरू कर दिया। 16,000।
آواز بہت آہستہ تھی۔ بہت ہے، کچھ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ ہم دو اکیلی جان کا خرچہ ہے ہی کتنا، آپ کو آگے بہت اچھی جاب مل جائے گی، مگر ہاتھ آئی ہوئی کو نہ چھوڑیں۔ ویسے کام کیا ہے؟ کام کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے جو بھی ہوگا کر لوں گا، بس تنخواہ کا ہے۔ اس نے نور کی بات مکمل ہوتے ہی کہا، کوئی بات نہیں ہے علی، ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہتری ہو، ہمارا آپ بسم اللہ کریں۔ نور نے نرمی سے کہا، ہاں کل جاتا ہوں۔ کام ہے کیا وہ تو بتائیں۔ ایک فاسٹ فوڈ کمپنی ہے، اس میں کیشیئر کی جاب ہے۔ 2 ٹائمنگز ہیں، ایک دوپہر 3 سے رات 9 بجے تک اور رات 9 سے دیر رات 3 بجے تک۔ روز کا سٹاف فوڈ بھی ہے۔ 150 روپے صرف رمضان میں، لیکن ویسے 70 روپے۔ اس نے ساری تفصیل سے بات بتائی۔ تو آپ نے کون سی ٹائمنگ لینی ہے؟ دوپہر 3 سے 9 والی۔ اس کے بعد وہی پر 9 بجے کی شفٹ میں ڈیلیوری مین کی 2 جاب ہو جائیں گی تو آسانی ہو جائے گی تھوڑی۔ علی نے اس کا ہاتھ اپنے بند آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، آپ کا ہاتھ ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہوا، اور پھر مسلسل بائک چلانے سے خدا نخواستہ کچھ مزید بڑھ گیا تو بالکل بھی نہیں، آپ صرف 3 سے 9 بجے والی جاب کریں گے۔ اس نے چھوٹتے ہوئے کہا، پر نور، میں نے کہہ دیا نا، پرور اگر مگر لیکن ویکن یہ وہ فلاں ڈھمکاں کچھ نہیں، آپ صرف ایک ہی نوکری کریں گے، ورنہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اس نے آخری حربہ آزمایا۔ اچھا میری ماں نہیں کرتا؟ توبہ توبہ استغفار، نکاح فاسد کرنا ہے کیا؟ وہ اسے چھیڑنے کی غرض سے بولی، تم اور تمہاری پھس جھکتے ہیں۔ اس نے نور کے چہرے پر جھول رہی زلف کھینچ کر شرارت سے کہا، اب جائیں آپ، میں ذرا دیکھ کر آؤں، سالن روزے کا بھی ٹائم ہونے والا ہے، پھر روٹی بھی بنانی ہے، آٹے کو بھی رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہماری تو افطاری اور رات کا کھانا ایک ہی ہے۔ وہ یاسیت سے بولا، ہاں تو ٹھیک ہے، ویسے بھی تلی ہوئی چیزیں ہضم نہیں ہوتی اور آپ کا پیٹ بھی بڑھ رہا ہے کافی۔ اندھی ہو یقیناً، تم کوئی پیٹ نہیں بڑھ رہا۔ اس نے فوراً سانس اندر کر کہا، ارے آپ تو دل پر ہی لے گئے، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا بس زیادہ کھیکھی مت کرو، بیڈ پر پڑے رہ کر وزن بڑھنا ہی تھا، اب رمضان ہے نا، سیٹ ہو جائے گا پہلے کی طرح۔ اس نے مصنوعی خفگی سے کہا، ایسے بھی بہت اچھا لگ رہے ہیں، تو یہ میں بول رہی ہوں کہ وزن بڑھ گیا ہے، ورنہ اوروں کے لیے تو آپ ابھی بھی فٹ ہیں۔ اس نے محبت سے کہا، اچھا کیا بنایا ہے؟ وہ واش روم جاتے جاتے پلٹا، آلو بینگن آپ کو بہت پسند ہے نا؟ وہ چڑھا کر بولی، خیر ہے، پیٹ تو بھرے گا، ابھی وہ حالات نہیں جو فرمائشیں چلیں گی، مگر وہ وقت بھی آ جائے گا بہت جلد، تب دیکھنا کتنا تھکاؤں گا تمہیں۔ وہ بھی آنکھ دبا کر اسی کے انداز میں بولا، انشاءاللہ اب جائیں آپ۔ وہ علی کو کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ آپ کے سارے ڈاکومنٹس میں نے سنبھال کر اس بیگ میں رکھ دیے ہیں۔ اس نے ایک فائل علی کے سامنے کرتے ہوئے کہا، اس کی کیا ضرورت؟ کیوں آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں؟ ضرورت کیوں نہیں؟ اس نے جواب کے بجائے الٹا سوال کیا، ارے میری بھلی مانس بیوی، جاب میں کر رہا ہوں، اس کے لیے ان ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی میٹرک یا انٹر پاس لڑکا بھی کر سکتا ہے۔ اس نے ہنس کر کہا، کیا بہت ویسی جاب ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولی، ویسی کیسی؟ وہ اس کے بالوں کے جوڑے کو کھولتے ہوئے بولا، مطلب کہ آپ کے حساب کی نہیں ہے کیا؟ وہ حیرت انگیز طور پر اس کی حرکت پر چڑی نہیں تھی۔ میرے حساب کی مطلب؟ وہ انجان بن کر بولا، ارے میرا مطلب کہ بہت زیادہ کم رتبے والی جاب ہے۔ یہ کم اور زیادہ رتبہ کیا ہوتا ہے نور؟ اس نے سوال کا، میرا مطلب آپ ایک سافٹ ویئر انجینئر، اور پھر ریسٹورنٹ کی فیلڈ میں آپ کا کیا کام؟ اس نے الجھ کر کہا، تم نے مجھ پر یقین ہے نا کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گا مگر تمہیں بھوکا نہیں سونے دوں گا؟ ہاں یقین تو پورا ہے۔ اس نے اٹل لہجے میں کہا، تو بس میں وہی کر رہا ہوں، اور یہ کم زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب ضروری تھوڑی ہے، اگر آپ نے بڑی بڑی ڈگریاں لے لی ہیں تو کسی 16-17 ہزار کی نوکری کو حقارت سے دیکھو، اور لاکھوں کی نوکری نہ ملنے تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو۔ ایسے تو ہم ناشکرے ہوئے نا؟ پھر جو خدا آپ کو یہ نوکری دلوا رہا ہے وہی آپ کے آگے بھی مدد کرے گا، یقیناً کرے گا، اس کے سوا کون ہے؟ کوئی بھی تو نہیں۔ رزق کمانا اور حلال رزق کمانا 2 الگ باتیں ہیں۔ ہم بھلے جتنا بھی کما لیں، محلوں کے محل کھڑے کر دیں، کھانے میں سونے چاندی ہیرے وغیرہ تو نہیں کھا سکتے، نہ کھائیں گے تو وہی جو 16-17 ہزار کمانے والا کھائے گا،
फ़र्क सिर्फ खाने की किस्म का होगा, भरना पेट है सबने आखिर को। अली ने मताना से कहते हुए बात मुकम्मल की। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नूर ने सराहती नज़रों से उसे देखते हुए कहा। तो बस मत सोचें, इतना मुझ पर भरोसा रखो। उसने नूर के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए मोहब्बत से कहा। और तुम ना दोपहर में सो जाया करो, वरना नीचे नहीं जा सकती तो लगी रहती है यहाँ कपड़े देड़ वहाँ जोड़ा। छत धोली तो बला फजूल की अलमारी साफ़ करने बैठ गई। मुझसे फारिग नहीं बैठा जाता, नीचे तो मैं आपकी वजह से जा नहीं सकती, तो क्या करूँ मैं, इसने कुफत से कहा। और सोचना भी मत जाने का, उसने दोबारा वार्न करना ज़रूरी समझा। टीवी देख लिया करो, मुझे नहीं शौक़ टीवी देखने का, और देखूँ क्या, हर चैनल हर पर एक ढोंगी आ रहा होता है, सारे के सारे रमज़ान में ही हाजी सनाउल्लाह बन जाते हैं और ऐसे लिपटी चलाते हैं जैसे ये ही तो हैं इस्लाम के अलंबरदार। घोल कर पी लिया इन्होंने इस्लाम को। उसने तब कर कहा, इतनी किताबें पढ़ी हैं तुम्हारे पास, जो तुमने पढ़ी भी नहीं हुई वो पढ़ लिया करो। अली ने झुंझला कर कहा, मेरा ज़रा मूड नहीं होता आजकल कुछ भी पढ़ने का। उसने ये बात भी रद्द कर दी। फिर एक काम करो, टाइम निकाल कर ना मर जाओ, वो सख्त तपे हुए अंदाज में बोला। हाँ, मैं अब इतनी सखी और डब्बू भी नहीं कि अपने बंदे को यूं खुला जा छोड़ दूं, ये तो भूल ही जाएं। इसने अली के बाल बिगाड़ कर कहा। तुम्हारा कोई हाल नहीं बेवकूफ़ लड़की, और आपका भी नहीं, बर्जिस्ता कहा गया। अच्छा मैं जा रहा हूँ, दुआ करना काम हो जाए, इसने चीज़ें समेटते हुए कहा। इंशाल्लाह। उसने अली के कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला दिया। दोपहर के 1 बज रहे हैं और घर अब तक जूं का तू पड़ा है। शिफा खातून ने लाउंज की ख़राब हालत देखकर हैरानी से कहा। तानिया बेटा, तानिया। इन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर ज़बत करके नरमी से उसे आवाज़ें देने लगीं। 3-4 बार आवाज़ देने पर भी जवाब ना मिलने पर उन्हें सख्त गुस्सा आया। तानिया। उन्होंने इसके कमरे का दरवाज़ा बजाया। थोड़ी देर बाद अंदर से हलचल की आवाज़ आई और फिर दरवाज़ा खोलकर तानिया उसके सामने थी। जी खाला, उसने अबासी लेते हुए पूछा। बेटा 1 बज रहा है, मगर अभी तक पूरा घर बिखरा हुआ है। घर तो सुबह 11 बजे ही साफ़ हो जाता है ना। हाँ खाला, वो कल सहरी के बाद देर से सोई तो अभी भी नींद आ रही है। इसने मुंह पर हाथ रखकर जमाई को रोका। निमरा कहाँ है, आप उसे बोले शुरू करें, मैं भी आती हूँ मुँह हाथ धोकर। तानिया ने वापस पलटते हुए कहा। निमरा क्यों, कल सहरी भी उसने बनाई थी, फिर सारे बर्तन और किचन समेट कर सोई थी वो। उन्होंने तेज़ नज़रों से तानिया को देखते हुए कहा। तो खाला, मैं भी तो उसके साथ मुसलसल लगी हुई थी। इसने सालन बनाया था तो रोटियां मैं ही बेल रही थी, फिर फीनी भी मैंने ही बनाई थी। इसने तड़ाक जवाब दिया, जिस पर वो चुप हो गई। अच्छा ठीक है, मैं बोलती हूँ निमरा को, तुम भी जल्दी आ जाओ। उन्होंने तीखी नज़र उस पर डाल दिया, कहा और चली गई। बड़ी आई बेटी की हिमायती मैं कोई नूर हूँ जो सारा काम करूँ और उनकी महारानी बेटी के बस रोटियाँ तोड़े। उसने तनफ़्फ़ुर से सोचा। वैसे तो आप यहाँ कैशियर की पोस्ट के लिए आए हैं, मगर जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान में काउंटर शुरू अफ्तार से 1 घंटा पहले है, तो इससे पहले आपको किचन में कुक्स के साथ काम करवाना होगा। आपको कोई मसला तो नहीं इससे? रज़ा ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए सबको सरतापा बगौर देखा। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, अली ने पूरे इत्मीनान के साथ कहा। आप फिर आज से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कौन सी ब्रांच में भेजा जाएगा ये आपको अमीर फरमानी साहब बता देंगे। इन्होंने साथ खड़े एक खुश शक्ल लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, अकेला नहीं था, 5 लोग और भी थे इसके साथ। आप सबको कुक्स का काम भी सीखना होगा, क्योंकि आप काउंटर पर होंगे। कोई भी कस्टमर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसा कि हमारा सबसे रनिंग आइटम GMC बर्गर, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या किया जाता है। बाकी तो सब आपको ब्रांच मैनेजर बता देंगे। अभी आप सब एक ब्रांच में जाएंगे, फिर वहाँ से ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर आप सबको मुख्तलिफ ब्रांच में भेज दिया जाएगा। उन्होंने प्रोफेशनल अंदाज में बात ख़त्म की और खड़े हो गए। एंडेस परेशान बिल्कुल मत हों, आप लोगों ट्रेनिंग के 15 दिन की पेमेंट मिलेगी। भले बाद में आपका सिलेक्शन हो या ना हो, तो आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। रज़ा ने मुस्कुराकर कहा और बाहर निकल गए, और हकीकी तौर पर बशमूल अली के सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। ये सुनकर के ट्रेनिंग के भी पैसे मिलेंगे, वरना तो वक्त ज़या ही लग रहा था।
चलो शुक्र है यार, आखिरकार जॉब मिली, वरना पिछले 1 साल से यूं ही बड़ी जॉब्स के चक्कर में ख्वार हो रहा था मैं। उनमें से एक आदमी बोला जो लगभग अली की उम्र का ही था, आप लोग अभी हमारी बूट बेसन वाली ब्रांच में जाएंगे। वो दिन उसके बाद डीएमसी में उमैर फरमान ने सबको ऐलानिया बताया और खुदा हाफिज़ कहकर बाहर चला गया। कौन कौन बाइक पर है, उस आदमी ने पूछा। तकरीबन सबके पास ही बाइक थी, मुझे भी साथ बिठा लो कोई फिर, क्योंकि मैं तो बस में आया हूँ, बाइक है नहीं। वो शायद काफ़ी मिलनसार था, तब ही सिर्फ आधे घंटे में सबसे अच्छी बातचीत हो गई थी उसकी। मेरे साथ चल लो तुम, अली ने पेशकश की। वाह जिगरिया बढ़िया हो गया, अब चलो चलते हैं, फिर वहाँ जाकर काम को भी देखना है। इसने अली के कंधे में बेतकल्लीफी से हाथ डालते हुए कहा, जिस पर वो पहले तो हैरान हुआ मगर उसकी नेचर समझकर नज़रअंदाज कर दिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, इसने अली के साथ बाइक पर बैठते हुए पूछा। अली, उसने हेलमेट पहनते हुए जवाब दिया। मेरा नाम उमर है, वो मुस्कुरा कर बोला। वैसे ये बूट बेसन यहाँ से कितना दूर है? वो चुपचाप बैठने वाला ना था शायद। हम लोग अभी ब्रुक्स चौरंगी पर हैं, यहाँ तो उसे आधा घंटा तो लगा लो तुम। वो बाइक रोड पर डाल चुका था। तुम रहते कहाँ हो? थोड़ी देर बाद दूसरा सवाल किया उमर ने। बफरोज़न का जो पुल शादमान की तरफ जा रहा है उसकी तरफ। अच्छा, जहाँ अल हबीब रेस्टोरेंट है। वो अली की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। वाह, सब रास्ते पता हैं। कराची में रहते हुए कराची के रास्ते नहीं मालूम होंगे तो क्या अफ्रीका के जंगलों के मालूम होंगे? अपनी बात मुकम्मल करके वो खुद ही हंसने लगा, जबकि इस ठंडे तरीन लतीफ़े पर अली ने वह मुश्किल एक कहका लगाकर उसका साथ दिया। और तुम कहाँ रहते हो? अली ने पूछा। घर में। दो लफ्ज़ी जवाब ने वाकई अली को हंसने पर मजबूर कर दिया। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? वो हैरान होकर बोला। वैसे तुम किसी मस्खरे से कम नहीं हो। हाँ, बाकी भी यही बोलते हैं। अली अब खुद भी इसके साथ फ्रैंक हो गया। उमर था ही ऐसा बंदा, कोई कितना उसे लिया दिया अंदाज रख पाता। शादीशुदा हो? थोड़ी देर बाद ही उमर की हड्डी में फिर बिजली दौड़ी। हाँ, और तुम? उसने मुख्तसर जवाब देकर भी सवाल कर लिया। हाँ, मैं भी साहब बीवी हूँ, उसने मसनूई अफसोस से कहा। अस्तग़फ़ार, ये साहब बीवी क्या होता है भाई? वो हंसते हुए बोला। तुम्हें नहीं पता? अरे पागल जैसे बोलते हैं। साहब हैसियत यानी जिसके पास हो वो कोई चीज़, इसी तरह साहब बीवी यानी हाँ अफसोस मेरी बीवी है। वो फिर बात के आखिर में उदास शक्ल बनाकर बोला। क्यों भाई, अफसोस क्यों? अली को अब इसमें दिलचस्पी होने लगी थी। हर वक्त मुझे गुंजू गुंजू बोलती रहती है। गंजू? वो क्यों, तुम्हारे सर पर तो बाल हैं 6 साल से। अली ने बाइक ब्रांच के सामने रोकते हुए पूछा। यही तो गम है, पहले ना मेरे आगे के बाल थोड़े कम थे तो इसी वजह से मुझे गंजू कहकर बुलाती थी। वैसे गबलू तो वैसे ही बोलती हैं भाभी तुम्हें। अली ने उसके भरे भरे जिस्म को देखते हुए कहा। तुम तो मेरी तरफ रहो दोस्त। उसने दोस्ती का रिश्ता भी जोड़ लिया था खुद से। अच्छा, तुम्हारी तरफ ही रहूँगा गंजू दोस्त, अली ने शरारत से कहा, जिस पर वो भी कहका लगाकर हंसते हुए अंदर चला गया अली के पीछे। तो गाइज़, आज का हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। गाइज़, अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को बताइएगा हमारे चैनल के बारे में। गाइज़, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।